नमस्कार दोस्तों, सूर्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वह सामान्य हिंदी की भाग फर्स्ट की क्लास होगी, जिसमें हम वर्णमाला का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा कैसे बनी। तो भाषा जो हमारी है, भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात क्या होता है कि मनुष्य के मन में आने वाले विचारों को दूसरों के समक्ष भली भांति प्रकट करना या करने के लिए जो माध्यम अपनाया जाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप भी हैं। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? एक तो स्थायी रूप हो गया, दूसरा अस्थायी। स्थायी के अंतर्गत कौन आता है? लिखित। और अस्थायी के अंतर्गत कौन आता है? तो मौखिक। एक और भाषा है सांकेतिक भाषा, आप लिख लीजिएगा उसको, सांकेतिक सांकेतिक भाषा। जैसे देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और मौखिक भाषा क्या है? जिसमें अपने विचारों को मौखिक या बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा में क्या होता है? जिसमें अपने विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। और जो भारत की प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। क्या है दोस्तों? जो भारत की प्राचीन भाषा है वो हमारी संस्कृत भाषा है। और जो हिंदी का भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? तो अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे अभी बताया कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अपभ्रंश भाषा से हुई थी। और जो अभी बताया भारत की प्राचीन भाषा क्या है, तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण के बारे में जानेंगे। जो हमारे व्याकरण है, भाषा को बोलने के लिए एवं लिखने के लिए जो नियमों का संग्रह किया जाता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है? जो भाषा है उसको बोलने के लिए और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसको हम संग्रह करके व्याकरण लिखते हैं, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। जो व्याकरण है उसकी भाषा की परछाई कही जाती है। जो व्याकरण है उसको क्या कहा जाता है? भाषा की परछाई भी कहा जाता है। और देखते हैं कैसे बनी है। तो जो हमारा इसमें 3 वर्ण है, एक तो हो गया अक्षर, दूसरा वर्ण और लिपि। जो अक्षर है ये दो शब्द से मिलकर बना है, अ प्लस क्षर। अ का मतलब हो गया नहीं, और क्षर का मतलब हो गया क्षरण, जिसका मतलब अर्थ हुआ जिसको नष्ट ना किया जा सके। अर्थात मुख से निकली हुई ध्वनि अक्षर कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसको नष्ट न किया जा सके, मतलब जो मुख से निकली हुई ध्वनि होती है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। जो हम लोग के मुंह से जो वाणी निकल जाती है उसे हम नष्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा है वर्ण। वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण वह कहलाता है जो अक्षर का लिखित रूप होता है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। लिपि क्या है? लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि को लिखने के लिए जो प्रतीक चिन्ह अपनाए जाते हैं, जो लिपि है उसको लिखने के लिए क्या किया जाता है? प्रतीक चिन्ह अपनाए जाते हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। जो हिंदी है वो कौन सी लिपि में है? तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। दोस्तों, कहाँ से हुई थी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति? तो ब्राह्मी लिपि से हुई थी। अब देखते हैं वर्णमाला के बारे में। पहले उसके बारे में हम वर्ण पढ़ लेते हैं। वर्ण क्या है? जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। और जो व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में आप देखते हैं आधार, समय, उच्चारण, ये इसके मेन बेस हैं। इसके आधार पर हम वर्णमाला का वर्णन करते हैं। तो देखते हैं वर्णमाला के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें हो गया स्वर, व्यंजन और अयोगवाक।
जो स्वर हैं उनकी संख्या 4 हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। लघु स्वर या हास्य स्वर, इसके 4 टाइप हैं। एक हो गया लघु स्वर या हास्य स्वर। दूसरा देख लेते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इसे हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर और अब चौथा है प्लुप्त स्वर। अब देख लेते हैं जो लघु स्वर है उसमें कितने आते हैं। लघु स्वर में 4 स्वर रहते हैं और दीर्घ स्वर में भी 4 स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर में भी 4 स्वर होते हैं। जो प्लुप्त स्वर है उसे बाद में डिस्कस करते हैं। और व्यंजन देखते हैं, ये तो हो गए स्वर। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जिसमें पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंत्यस्थ व्यंजन, अंतस्थ, और वो तीसरा होगा उष्ण व्यंजन, और चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन। दोस्तों थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। ये 4 व्यंजन हो गए। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 होते हैं और जो उष्ण व्यंजन है वो भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। लेकिन क्या है कि जो संयुक्त व्यंजन है इनको गिना नहीं जाता क्योंकि ये पहले ही गिन लिए जाते हैं। ये रहे दोस्तों व्यंजन। अब देखते हैं अयोग भाग। अयोग भाग भी क्या हैं? 2 होते हैं। एक हो गया अम, दूसरा हो गया आहा। ये हो गया इसके डिटेल। अब देखते हैं दोस्तों जो स्वर है हमारे, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर हमारे 11 हैं। और व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन हमारे 33 हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं स्वर के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहला है हमारा स्वर। स्वर हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र, मौलिक एवं बिना किसी सहायता से लिखे या बोले जा सकते हैं और उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। अभी क्या बताया दोस्तों? स्वर के बारे में बताया कि स्वर हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र एवं बिना किसी सहायता से लिखे एवं बोले जाते हैं और उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इसमें कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो मैंने पहले बता चुका कि 11 स्वर होते हैं। हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो हो गया आ, बड़ा आ, और हो गया छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, और ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब इसके कुछ भेद हैं वो देख लेते हैं। भेद देखते हैं। भेद हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पहले बता चुका हूँ, लघु हास्य स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, संयुक्त स्वर और चौथा हो गया प्लुप्त स्वर। अब हम लघु स्वर के बारे में पढ़ेंगे। लघु स्वर क्या कहलाते हैं? तो लघु स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इस समय गिनती 1 मानी जाती है। मतलब इस स्वर की गिनती क्या है? 1 ही मानी जाती है, जिसको हम उच्चारण करने में हमें क्या है? कम समय लगता है। जैसे हम आ पढ़ेंगे, आ, ई, ऊ और ऋषि, इनको बोलने में हमें कितना मतलब कम समय लग रहा है, इसलिए हम इन्हें लघु स्वर या हास्य स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जैसे हो गया बड़ा आ। अब बड़ा आ पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें डबल टाइम लग रहा है, लघु से हमें डबल टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर के अंतर्गत देखते हैं।
और बड़ी ई बड़ा ऊ, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण दो भिन्न स्वरों से मिलकर हुआ है। कौन कौन से दो भिन्न स्वर हो गए देखते हैं। जैसे हो गया हमारा आ प्लस ई, क्या बनाएंगे तो ए बनेगा। और देखते हैं आ प्लस ए, क्या बनाएगा, आय बनाएगा। नेक्स्ट देते हैं, जैसे हो गया आ प्लस ऊ, मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, तो ओ बनेगा। और देखते हैं छोट आ मिल करके और औ मिल करके क्या बनाएगा, तो औ बनाएगा, औ, औ की मात्रा। तो ये हो गए हमारे मतलब संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ, ये भी चार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं या किसी को चिल्लाने के लिए, मतलब किसी को बुलाते हैं तो अधिक समय लगता है। जैसे हम राम को बुलाते हैं राम, तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे हम प्लुप्त स्वर। ओम, जैसे ओम पढ़ते हैं तो ओम को उच्चारण करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसे प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। ये रहे दोस्तों स्वर। अब हम स्वर देख लिए कि हमारे कितने स्वर थे, 11 स्वर बताया था मैंने। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। चले दोस्तों व्यंजन देखते हैं, व्यंजन में क्या है। व्यंजन हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या हो दोस्तों कि जो व्यंजन है, व्यंजन हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से लिखे व बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यदि किसी व्यंजन में से स्वर निकाल लिया जाए, अगर किसी व्यंजन जो व्यंजन है उसमें से अगर स्वर निकाल लेते हैं, तब उस व्यंजन का क्या होता है, उच्चारण कर मतलब रुक कर किया जाता है। अगर हम उसमें स्वर निकाल लेंगे तो जो हम वो उसका मतलब क्या कहते हैं, उच्चारण कैसे करेंगे दोस्तों, तो रुक कर करेंगे। और जो व्यंजन है, व्यंजन के नीचे एक आड़ी तिरछी रेखा भी खींच दी जाती है। एक तो उच्चारण रुक कर करेंगे, दूसरा बात क्या है दोस्तों कि इसमें हम आड़ी तिरछी रेखा भी खींच देते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि जो उपयुक्त व्यंजन बिना किसी सहायता से लिखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों इसका। इसमें भी चार भेद हैं, वो पहले बता चुका हूँ दोस्तों कौन कौन से थे। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये चार थे। जिसमें स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उष्ण भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो है वो भी 4 होते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन को गिना नहीं जाता क्योंकि वे पहले ही गिन लिए गए थे। अब उससे मैं बताऊँगा कहाँ पे गिना गया है। तो पहले हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, वो का से लेकर माँ तक पूरे 25 होते हैं, का से लेकर के माँ तक। जैसे हो गया का वर्ग का हो गया पूरा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये एक वर्ग में 5 होते हैं और पाँचों वर्ग को मिलाकर कितने हो गए दोस्तों, तो 25 वर्ग हो गए। इसे हम स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। जैसे हो गया का खा गा घा अंगा, ये कर का वर्ग के अंतर्गत आ गया। दूसरा होगा चा छा जा झ इया, ये चा वर्ग के अंतर्गत आ गया। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, टा ठा डा ढा अड़ा। और जो ता वर्ग है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो ता था दा धा ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो पा वर्ग है, पा वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, पा फा बा भा और माँ, ये सब पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं दोस्तों, तो 25 होते हैं, जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कंठ। जो हमारे स्थान कंठ है, वो ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। और कौन से वर्ग की ध्वनि निकलती है, तो का वर्ग की ध्वनि निकलती है। जैसे हम पढ़ेंगे का खा गा घा अंगा, ये हमारे कंठ से निकल रही है, इसे हम का वर्ग में रखा गया है दोस्तों, इसलिए इसे कंठ भी कहा जाता है। और देखते हैं तालु। तालु मतलब तालब। तालब में कौन से वर्ग रखा गया है दोस्तों, तो इसमें चा वर्ग को रखा गया है, जिसमें
देखते हैं कैसे। चा छ जा झ इया मतलब ताल, तालब। चा छ जा झ इया मतलब ताल में ही इसको पढ़ते हैं, इसलिए इसे हम तालब व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूर्धन। मूर्धा मतलब मसूढ़ा या मूर्धन्य। इसको किस वर्ग में रखा गया है दोस्तों? तो इसको टा वर्ग में रखा गया है। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हो गया टा ठा डा ढा अड़ा। टा ठा डा ढा अड़ा ये किसके अंतर्गत आता है? तो मूर्धन्य टा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं दंत या दंतस्थ। दंत में क्या है दोस्तों? इसको ता वर्ग में रखा गया है। जैसे हो गया ता था दा धा ना। इसको हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दांत है, दांत के माध्यम से ये वायु निकलती है। जैसे हो गया ता था दा दा। हमारा जो ओठ है मतलब जिह्वा वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम दंत या दंतस्थ भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है दोस्तों? ये पा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जैसे हो गया इसमें पा फा बा भा मा। इसको हम क्या, हमारी जो ओठ है वो दोनों टकरा रही हैं, इसलिए इसे हम पा वर्ग में रखा गया है और इसे ओष्ठ भी कहते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है दोस्तों? इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इसे हम पंचमाक्षर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं इसमें? इया, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं दोस्तों। कौन से? अनुनासिक जो होते हैं अंगा, इया, आड़ा और ना और मा, इसे हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे हो गया अंगा, इया, अणा, ना, मा। इससे इसलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो पंचमाक्षर इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या है, कैसे होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से घुमड़ घुमड़ कर बाहर निकलती है और उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन है इसमें दोस्तों? इसमें भी 4 व्यंजन है। कौन कौन से हो गए? या, रा, ला, वा। यारा लावा क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन के बारे में देखते हैं दोस्तों। उष्ण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो वायु मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन है इसके अंतर्गत दोस्तों? देख लेते हैं। तो इसमें हो गया शा, 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 हा। ये भी 4 होते हैं, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन ये है कि जो दो